ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके आंसर्स खुद लिखने हैं, ठीक है? टेस्ट के बाद फिर मैं आप लोगों की एक्सप्लेनेशन करूंगा।
ये भी आप लोग खुद टेस्ट कर रहे हो, इसमें के अंदर कोई वॉइस नहीं है, सिर्फ हमने बैठ के इसको हल करना है बस। एक्सक्यूज मी तलहा यार, ये अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज।
सर ये टेस्ट एक होगा या दो टेस्ट होंगे सर? एक। नहीं मुझे नहीं पता है आगे अगर उनकी जख्मी हुई भी है तो पीछे के इनकी पता नहीं किससे लड़ाई हुई है तो कई बार
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्सप्लेनेशंस करते हैं। सर सर काइंडली 15 का बता दें। मैं थोड़ी देर में ना इसको अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं खुद रोक के ना। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहला क्वेश्चन था, न्यूबॉर्न इन्फेंट प्रेजेंट्स विद साइनोसिस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और एग्जामिनेशन सिंगल S2 इज हर्ड। तो सिंगल S2 इज हर्ड, तो पेशेंट को साइनोसिस है और डिस्निया है। ठीक है, साइनोसिस और डिस्निया बेसिकली किस चीज़ का, साइनोटिक हार्ट हार्ट जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या, साइनोटिक ना। एंड ए साइनोटिक। ठीक है, साइनोटिक एंड ए साइनोटिक। साइनोसिस वाली डिजीज वो होती है जिनके अंदर पेशेंट को साइनोसिस होता है, ब्लू हो जाता है बच्चा। ठीक है, और ए साइनोटिक होती है जिनके अंदर साइनोसिस नहीं होता। तो अगर आप लोग गौर करें तो AST, VST और PDA, ये तीनों हैं ए साइनोटिक डिजीज, इनके अंदर साइनोसिस नहीं होती। ठीक है ना, वहाँ साइनोटिक डिजीज इज टेट्रिक फैलोस। तो टॉफ जो है वो आपकी बड़ी कॉमन, सबसे कॉमन क्वेश्चन है इम्तिहान में आने के लिए। टेट्रोलॉजी फेलो के जो कंपोनेंट्स हैं, VST, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये आप लोगों ने इसको याद करना है। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अच्छा जी। ठीक है, तो टेट्रोलॉजी फेलो के जो कंपोनेंट्स है आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, VST, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और फिर इसके अंदर एक कंपोनेंट और है, वो अभी जेन में आ जाएगा। अच्छा, 44-year-old presents with chest pain related to his left arm and ECG shows ST elevation in the anterior leads। पेशेंट को MI है और उसके इंटीरियर लीड के अंदर चेंजेस हैं। तो कौन सी आर्टरी इस पेशेंट की अफेक्टेड है? तो इसमें आंसर था लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो आप लोगों ने हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसको याद करना है। ठीक है, आपको पता है हार्ट की मेन 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स में। ठीक है, जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है आपकी राइट वेंट्रिकल, एट्रियम, इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मेन पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है इसको याद कर लीजिएगा। कुछ हद तक ये काम आ जाता होता है कि अगर पेशेंट को लेफ्ट LAD का मसला हो तो पेशेंट का चूँकि ऐसे नोट सप्लाई हो रहा होता है तो पेशेंट को एरिथमियाज बड़े कॉमनली हो जाते हैं। ठीक है, AV नोड जो होता है वहाँ पे हार्ट, अगर AV नोड ब्लॉकेज हो तो पेशेंट को हार्ट ब्लॉक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, राइट कॉर्नरी आर्टरी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की मेन ब्लड सप्लाई है। इस वजह से जब राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो तो पेशेंट शॉक में ज़्यादा जाता है, उसको हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फ्लूइड लाजमी लगाना होता है। अच्छा, 60-year-old में वुमेन विद persistent hypertension present with certain onset of headache and vomiting। On examination she has neck stiffness and loss of consciousness। तो ये क्वेश्चन
आ गया इसके अंदर। बेसिकली ये सिनेरियो किस चीज़ का है, सडन सीवियर हेडेक को। इसको मैंने हमेशा आप लोगों को याद कराया, सब बैकग्राउंड हेमरेज। तो ये सीवीएस का क्वेश्चन, सीवीएस का इसके साथ एसोसिएशन हो सकती है हाइपरटेंशन की। ठीक है, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है एनेरिज्म के रप्चर होने की। ठीक है, लेकिन जब भी सडन सीवियर हेडेक की हिस्ट्री हो तो सब बैकग्राउंड हेमरेज को जहन में रखना है। ठीक है, इंटरसेरेब्रल हेमरेज की भी सिनेरियो तकरीबन इसी तरह ही आता है, लेकिन उसके अंदर वर्स्ट हेडेक नहीं होता पेशेंट को। अच्छा, a 25 woman present with palpitation and fatigue on examination as systolic memories are best on the left sternal border and echo reveals a thickened aortic valve. What is the most likely diagnosis? यंग एज है विद सिस्टोलिक मर्मर। जब आप लोगों ने सीवीएस की तैयारी करनी है एग्जाम की, तो उसमें वेलुलर हार्ट डिजीजेस, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये दो टॉपिक लिख लें कि आप लोगों ने। मेरी कोशिश अभी की है कि मैं आप लोगों को इस टेस्ट में उनके क्वेश्चंस बनाऊं। तो वेलुलर हार्ट डिजीज और कंजेनिटल हार्ट डिजीज की प्रेजेंटेशंस और उनके डायग्नोसिस लाजमी उनकी याद करके जाइएगा। ठीक है। अच्छा, सिस्टोलिक मर्मर है और लेफ्ट चैनल बॉर्डर यानी इस जगह पे है और नेक को रेडिएट होता है, तो मोस्ट लाइकली एओर्टिक स्टेनोसिस है। ठीक है, यंग एज में एओर्टिक स्टेनोसिस मोस्ट लाइकली ड्यू टू बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की वजह से होता है। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व ओल्ड एज में जाके वो एओर्टिक स्टेनोसिस ओल्ड एज में जाके उसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है। ठीक है, एआर में डायस्टोलिक मर्मर होना था, एमएस में डायस्टोलिक मर्मर होना था और एमआर के अंदर पैनसिस्टोलिक मर्मर होना था। तो ये सबसे कॉमन चार मसले हैं, एएस, एआर, एमएस, एमआर। जिन लोगों ने हम पढ़ा था मुझसे उनको याद होगा कि हमने इनकी बहुत ज़्यादा तफसील से इनके मर्मर्स हम लोगों ने किए थे। ये मर्मर्स आप लोगों ने हर जो वेलुलर हार्ट डिजीज़ है उसके बैठ के लिखने हैं, उसको एक दूसरे को सुनाना है। ठीक है, तो ये एएस, एमआर, एमएस, एमआर का मर्मर लाजमी तौर पर एग्जाम में आएगा। अच्छा, 50-year-old man with a history of smoking present with intermittent claudication in his right leg. On examination, diminished femoral pulse is noted. ये सिनेरियो है बर्जर्स डिजीज का, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि ये वाला सिनेरियो आप लोगों को स्टेप 2 में भी बड़ा कॉमनली आ जाता होता है। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन से क्या मुराद है कि जब पेशेंट चलता है तो थकता है, उसको टांगों में दर्द होती है और वो बैठता है तो उसकी दर्द बेहतर हो जाती है। ये तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस है। एओर्टिक एनेरिज्म का क्वेश्चन होता तो उसमें पैल्पेबल मैस होता। डीवीटी का में प्रेजेंटेशन होती है राइट यूनिटल लिम्ब स्वेलिंग की। जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर पेशेंट को होता है कि उसके लंग्स के अंदर खून का अधोतला आता है, उनकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सडन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री होती है। ठीक है। अच्छा जी, a 30-year-old woman presents with a recurrent episode of chest pain and shortness of breath and echo reveals thickened LV. The most likely diagnosis is तो यंग एज है with chest pain and shortness of breath with thickened left ventricular wall. Thickened left ventricular wall जो है वो होती है हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में है, वो होकम का सिनेरियो होता है, HOCM, हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जैसे हार्ट डायलेट होगा तो उसकी जो वाल है वो पतली हो जाएगी। जैसे एक गुब्बारा है उसको आप फुलाएं तो क्या होता है, उसकी जो वाल पतली होना शुरू हो जाती है। मायोकार्डाइटिस में पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ फीवर, रेज एबीपी और हार्ट फेलियर के फीचर्स होंगे। जबकि पेरिकार्डाइटिस में आपको प्लूरेटिक टाइप चेस्ट पेन होगी जो कि लीनिंग फॉरवर्ड पे बेहतर हो जाती है। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस का सिनेरियो बड़ा कॉमनली आता है कि सैडल शेप एसटी एलिवेशन हैं सारी लीड्स के अंदर। अच्छा, newborn infant present with a machinery murmur and a bounding peripheral pulse. What is the most likely diagnosis? machinery murmur का जो लफ्ज है ये एसोसिएटेड है पीडीए का, पीडीए के साथ। ठीक है, पीडीए आप लोगों ने, पीडीए क्या चीज़ होती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो लंग्स नहीं होते उसके, आपको पता है माँ के पेट में ऑक्सीजन तो होगी नहीं, तो लेफ्ट और राइट हार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो ए एस टी, बी एस टी, पी डी एस, ये बेसिकली माँ के पेट के अंदर लेफ्ट और राइट हार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि लंग्स नहीं होते, हो लंग्स फंक्शनल नहीं होते। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर ए एस टी, बी एस टी नॉर्मल होते हैं। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस वक्त पी डी ए और ये सारे डिफेक्ट जो चीज़ें हैं जो
बच्चे के अंदर नॉर्मल थी, फीटस के अंदर नॉर्मल थी, वो अब पैदा होने के बाद अब नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो AST VST PDA टेटोलॉजी के फेलो की जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों ने लिखनी है, सुनानी है एक दूसरे को, और शीशे के सामने खड़े होकर बोलनी है एक दूसरे, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। AST के साथ लफ्ज़ याद रखना होता है फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। VST के साथ याद रखना है पेन सिस्टोलिक मर्मर एंड मर्मर अक्रॉस द स्टर्नम। ठीक है, PDA के साथ लफ्ज़ याद रखना है मशीनरी मर्मर का। और टेटोलॉजी फॉलो अभी हम लोगों ने की है कि इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं: बूट शेप्ड हार्ट, VST, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी स्टीनोसिस। चौथा कंपोनेंट पल्मोनरी स्टीनोसिस था। अच्छा, a 20-year-old woman presents with fatigue and shortness of breath. On examination, a systolic murmur is heard best at the apex of the heart. An echo reveals an mitral valve regurgitation. The most likely cause of these symptoms are अच्छा MS MR रूमेटिक हार्ट डिजीज है बेसिकली इस पेशेंट को ना। रूमेटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन काज है वेलवुलर हार्ट डिजीज होने की। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का सिनेरियो आप लोगों को किसी न किसी फॉर्म में लाजमी आएगा, दोनों जगह पे, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों में। रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के लिए आप लोगों ने क्राइटेरिया याद करना है, जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो पेशेंट को गला खराब हुआ, गला खराब होने स्ट्रेप्टोकोकाई आए, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, वो एंटीबॉडीज जाके हार्ट के वेल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। सर इंसेक्टिव एंड एंडोकार्डाइटिस में भी सर विट्रल वाल्व की का ही इशू होता है, तो सर इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे हम? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, उसमें फीवर की हिस्ट्री होगी। ठीक है, फीवर की हिस्ट्री होगी, साथ चेंजिंग मर्मर होगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज वाला जो पेशेंट होता है उसका हार्ट का वेल्व डैमेज्ड है। अब उस डैमेज वेल्व के ऊपर इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली हो जाता है, उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का हार्ट का वेल्व डैमेज हो जाएगा और मजीद डैमेज हो जाएगा, यानी कि स्टेनोज्ड है, वो रिगर्जिटेट हो जाएगा। ये ठीक है सर, थैंक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री होती है, साथ साथ उसको क्लबिंग होती, कोई जैनवे लीजन्स, कोई ओस्टर नोड्स, आंखों में रोथ स्पॉट्स, स्प्लीनोमेगैली, लिवर टेंडरनेस। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इस तरह की कोई चीज़ साथ होती है आपको। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, SH5 old man present with abdominal pain and weight loss. On examination, the pulsatile abdominal mass is palpated. ठीक है, तो pulsatile abdominal mass गिव अ डायग्नोसिस है फॉर एओर्टिक एनोरिज्म के लिए। ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा में हीमाचूरिया होता, और इसमें किडनी का मैस पल्साटाइल नहीं होना था। पेनक्रियाटिक कैंसर में भी पल्साटाइल नहीं होना था। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो अपर जो ब्रीड के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। तो किसी पेशेंट को एओर्टिक एनोरिज्म हो, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट काज इज हाइपरटेंशन, और हमने इसको देखना होता है अगर इसका साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। इसके हर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट का, तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो उस पेशेंट की सर्जरी करके उस एनोरिज्म को रिपेयर करते होते हैं। अच्छा, a 65-year-old man present with shortness of breath, fatigue, ankle swelling, and echo reveals a thickened LV with a reduced ejection fraction. What is the most likely passage of physical management of the underlying condition? तो ये किस चीज़ के फीचर्स हैं सारे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंकल स्वेलिंग, एंकल स्वेलिंग मीन्स पीडल एडिमा, और एको पे उसको रिड्यूस EF है। तो ये सिनेरियो है हार्ट फेलियर का। तो हार्ट फेलियर की अंडरलाइन मोस्ट कॉमन काज है इस्कीमिक हार्ट डिजीज। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज जब होगी, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही करे उस जगह, जब पेशेंट को MI हो तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद होती है, ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से वो वाल वीक हो जाती है। हार्ट ने जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना था अब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पूरा हार्ट में से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो पूरी बॉडी तक ब्लड जाएगा नहीं। ठीक है, तो हाइपोटेंशन होगी, पेशेंट शॉक में जाता है, तो इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसका आंसर था बेसिकली। ठीक है, अच्छा, प्री लोड और ऑफ लोड का कॉन्सेप्ट जो फिजियोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्री लोड से मुराद ये है कि हार्ट तक कितना ब्लड आ रहा है, यानी मीन्स के हार्ट को ट्रैक करने से पहले कितना जोर लगाना, कितना उस तक खून आया है। जबकि आफ्टर लोड से मुराद ये है कि अब ब्लड आ गया हुआ है और आगे क्या क्या रुकावटें हैं, मीन्स के एओर्टिक स्टेनोसिस हो, हाइपरटेंशन हो, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो,
हार्ट को पंप करके ब्लड बाहर निकालना है ना, अगर हार्ट को पंप करते हुए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज आफ्टर लोड कहते हैं। अच्छा जी, 72 women with a history of atrial fibrillation present with a sudden onset of palpitation, dizziness, shortness of breath, and ECG shows a wide compressed tachycardia. What is the most likely arrhythmia? ठीक है, तो वाइड कंप्रेस्ड tachycardia इज इक्वल टू VT। ब्रॉड, इसको हम ब्रॉड कंप्रेस्ड tachycardia भी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉड कंप्रेस्ड tachycardia इज इक्वल टू VT। ठीक है, साइनस tachycardia में नैरो कंप्लेक्स tachycardia होता है। एट्रियल फ्लटर में साटूथ अपीयरेंस आती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर हार्ट रेट होता है विद एब्सेंट पी वेव। ठीक है, तो इस ईसीजी के जो फाइंडिंग्स हैं, आपने यूट्यूब पे जो ईसीजी का मेरा है ना लेक्चर वीडियो, वो लास्ट में देख लीजिएगा। उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। काफ़ी तकरीबन सारे कवर हो जाता है बेसिकली उसके अंदर ना। वो सर हाफ नैरो आर्ट में, सर नैरो टैकीकार्डिया में क्या साइनस टैकीकार्डिया होगा? जब टेकार्डिया होता है ना और रिदमिया हो, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते होते हैं, नैरो कंप्रेस्ड टेकार्डिया और ब्रॉड कंप्रेस्ड टेकार्डिया। फिर नैरो कंप्रेस्ड टेकार्डिया का जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी ब्रॉड है। वो साइनस भी हो सकता है, एसवीटी भी हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। एसवीटी, साइनस और एट्रियल फिब्रिलेशन, इनके अंदर नैरो कंप्रेस्ड टेकार्डिया होता है। जबकि ब्रॉड कंप्रेस्ड टेकार्डिया का एक ही मेन डायग्नोसिस है, दैट इज वीटी, वेंट्रिकुलर टेकार्डिया। आप लोगों को मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बन जाए। ये ईसीजी की जो वीडियो है ना, वो देखिएगा लास्ट में, आप लोगों की हाउस में भी काम आएगी वेंट्रिकुलर टेकार्डिया। वीटी की जो ईसीजी है वो बड़ा कॉमनली एग्जाम में भी आती है। ठीक है, ये देखो, ये क्यूरस सिंप्लेक्स ब्रॉड है। नॉर्मली क्यूरस सिंप्लेक्स जो होता है वो 2 स्मॉल स्क्वायर तक होता है। 2 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रॉड कंप्रेस्ड टेकार्डिया। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली जो आपके क्यूरस सिंप्लेक्स होते हैं इतना पतले पतले से होते हैं। ये पेशेंट को साइनस टेकार्डिया है। 1 to 300 रेट है इसमें, 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा जी, 50-year-old man with a history of smoking and hypertension present with acute chest pain related to the left arm. And ECG shows ST elevation in the anterior leads. What is the most likely component, more likely complication of this patient? टेस्ट एलिवेशन है तो एमआई हो गया। एमआई की कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं। तो एमआई जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो क्यूटी हो सकती है और पेशेंट शॉक में जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि एमआई हुआ, उसकी हार्ट की वॉल वीक हो गई तो पूरी तरह पंप नहीं करेगा। जब पंप नहीं करेगा तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा। ठीक है, और एम्बुलेंस से मुराद ये है कि हार्ट में क्लॉट आया, क्लॉट जो है उसके लंग्स में जाके चला गया। एट्रियल डिसेक्शन का सिनेरियो आप लोगों को आएगा, सडन सीवियर चेस्ट पेन रिलेटिंग टू बैक। ठीक है, पेरिकार्डिटिस का सिनेरियो आप लोगों को आएगा, पेशेंट को हिस्ट्री है उसकी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, और अब आपके पास प्रेजेंट हुआ है चेस्ट पेन के साथ, और ईसीजी पे वाइड स्प्रेड एसटी एलिवेशंस हैं, और पेशेंट की जो पेन है वो लीनिंग फॉरवर्ड पे बेहतर हो जाती है। जो पेशेंट्स होते हैं एमआई के, उनके अंदर भी पेरिकार्डिटिस हो जाता होता है। अच्छा, a 70-year-old woman with a history of heart failure is admitted to the hospital with worsening symptoms. A chest X-ray shows pulmonary edema. Which medication would be most appropriate to reduce preload and alleviate symptoms? Pulmonary edema, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट को कोई नमूनिया हो जाए, अपनी दवाइयाँ छोड़ दे, या उसको कोई एरिथमिया हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर को हम लोग पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पेशेंट को हम लोगों ने अपराइट करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे और लेसिक्स देंगे। लेसिक्स क्या काम करेगी? हार्ट की तरफ ब्लड को कम लेके जाएगी, क्योंकि पल्मोनरी वेजिटेलेशन करवाती है और साथ डायरेटिक के तौर पर काम करती है। ठीक है, तो प्री लोड काम करेगी। प्री लोड से क्या मुराद है? हार्ट की तरफ ब्लड कम जाना। प्री लोड और आफ्टर लोड का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग बीआरएस में या फर्स्ट एड के अंदर बड़ा अच्छा
खूबसूरती से दिया हुआ है उसको वहां से कीजिएगा। अच्छा, a 25-year-old athlete presents with palpitation and a sensation of skipped beats and ECG shows occasional PVCs. What is the most appropriate management strategy? जो पीवीसीज हैं, यंग एज है और इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, तो उसको हमने सिर्फ देखना है कि तंग तो नहीं करती। पीवीसीज को हम लोग एक्टोपिक बीट्स भी कहते हैं, एक्टोपिक बीट्स भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन एरिथमिया है। इसको हम लोग मैनेज उस वक्त करेंगे जब उसको 1 मिनट में 10 से ज़्यादा आ रही हो, या इसके साथ पेशेंट को कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो, तो इस कंडीशन में हमें एक्टोपिक बीट्स को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। पेशेंट को कहते होते हैं कि अपना कॉफ़ी बंद करे, चाय बंद करे, सिगरेट ना ले। अच्छा जी, 40-year-old woman with a history of rheumatic heart fever presents with progressive dyspnea on exertion and echo reveals MS, which is finally the most common complication of this condition. मल्टीपल जो माइटस सिनोसिस है उसमें होगा क्या, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान आपका वेल्व है। ठीक है। अब जब ये वेल्व स्टिनोज हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट एट्रियम में लार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में लार्ज होगा तो उसके साथ पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे नोड से एवी नोड करंट आना है, उससे आगे करंट जाना है। जब आपका एट्रिया का साइज ये की बजाय ये हो जाएगा तो क्या होगा, जो करंट जो है ना सारे यहाँ पे फैल जाएगा, ऐसे नोड की लोकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो एमएस की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एमएस से पेशेंट को एओर्टिक एन्युरिज्म नहीं होता, एओर्टिक एन्युरिज्म हाइपरटेंशन की वजह से होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो क्योंकि ये लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्लॉट बनेगा तो लंग्स में क्लॉट जाने की बजाय सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, मीन्स के पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। ये कॉमनली आप लोगों ने जिन्होंने हाउस जॉब किया उन्होंने चीज़ देखी भी होगी कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो पेशेंट को स्ट्रोक होता है उनकी पल्स को भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है बड़ी दफ़ा। अच्छा, 35-year-old man with a family history of hypertension is diagnosed with stage 1 hypertension. Which type of medication would be most effective in reducing blood pressure? जब भी हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का कहते हैं तो उसको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी कहते हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज और डाइट। ठीक है। तो डाइट में जो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है डैश डाइट। ठीक है। डाइट एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं नमक कम ले, घी वाली चीज़ें कम खाए। ठीक है। फल सब्जियां, प्रोटीन्स इसका इंटेक कर सकता है वो। देखो फल और सब्जियां ज़्यादा खाने से, फल और सब्जियों में पोटेशियम होता है, उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। डाइट एसोसिएटेड स्ट्रेटजी ऑफ हाइपरटेंशन, स्ट्रेटजी फॉर हाइपरटेंशन, इसको डैश से ये बनता है। A newborn infant presents with cyanosis, tachypnea, and a harsh systolic murmur. X-ray shows boot-shaped heart. The boot-shaped heart with cyanosis, फिर again scenario is of tetralogy of Fallot. ठीक है। AST के साथ जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी बातें। A 60-year-old man with chest pain undergoes stress echo. The test shows fixed defect in the inferior wall, which is finally the most likely diagnosis. ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था कि पेशेंट को जब हम लोग उसकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज के लिए वर्कअप कर रहे होते हैं तो हम लोग उस पेशेंट को कुछ टेस्ट करवाते हैं, लाइक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या स्ट्रेस एको। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट उन लोगों में करवाया जाता है जो एक्सरसाइज कर सकते हो। अब बुजुर्ग है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उनको उनके लिए हम लोग स्ट्रेस एको करवाते हैं। हम लोग को एक मेडिसिन देते हैं जिसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा, उस दौरान हम पेशेंट की एको करते हैं। ठीक है। तो अगर फिक्स डिफेक्ट नज़र आ रहा है उसके बाद इसका मतलब पेशेंट को कोई वहाँ पे
इंफेक्शन पड़ा हुआ है। अच्छा जी, a 45-year-old man with a family history of heart disease is concerned about his risk of cardiovascular events. Which is the family lifestyle modification will greatest impact on reducing his risk. अच्छा, स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग जो एक स्मोकिंग, सोडा, अल्कोहल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका जो सबसे ज्यादा जरूरत आने वाली चीजें हैं। शायद हम लोगों में से हर एक ने ये चीज की हुई है। ठीक है, अब सोडा तो सारे एक ने पिया हुआ है ना, अगर स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं भी है तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्मोकिंग सीजेशन। हमारे टीचर कहते होते थे कि अगर आप किसी पेशेंट की ना स्मोकिंग से रिलेटेड काउंसलिंग करो, तो स्मोकिंग से रिलेटेड स्मोकिंग से रिलेटेड आप काउंसलिंग करो ना, तो एक काम लाजमी करो कि उसको कहो कि एक भी सिगरेट आपकी जान ले सकता है। ठीक है, और उससे लिखवाएं कि आपने सिगरेट छोड़ने की मुझे तारीख लिख के दे। ठीक है, मीट का जो रेड मीट जो है उसकी कंजप्शन डिक्रीज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम में ना बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दो तीन ना पता चल रहा हो, तो आप उनको ना ऑप्शंस को अ, निकालना शुरू कर दें। तो ऑप्शन को आप लोग वो करेंगे, निकालेंगे, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे मोस्ट लाइकली। अच्छा जी, इस जो अभी जूम पे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हो। अच्छा, 25 women present with a history of easy fatigability and occasional palpitation, and echo reveals a secundum AST, which are the found the most common complication of this condition. AST, AST है जब AST से क्या मुराद है, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, एट्रियम है, इसके अंदर वो है, डिफेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, तो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर जब जाएगा ज़्यादा ब्लड, तो आहिस्ता 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 जो ब्लड की वेसल्स हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर वेस्कुलर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वो चेंजेस क्या करेंगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, a premature infant presents with a machinery murmur, bounding peripheral pulses, and echo confirms PDA, which is the primary medication is commonly used to treat PDA. Come in and close the door. PDA का एक फार्मूला, इंडोमिथासिन का फार्मूला है, कम इन एंड क्लोज द डोर। ठीक है, इंडोमिथासिन हम पेशेंट की पीडीए को क्लोज करने के लिए देते होते हैं कि जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके लंग्स जो हैं, वो आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो क्राई करता है, वो क्राई करना ज़रूरी भी होता है। वो क्राई नहीं करेगा तो उसके लंग्स नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो उसके ब्रेन की ब्लड सप्लाई, क्योंकि माँ से राब्ता ख़त्म हो गया, पहले वो सब कुछ माँ से आ रहा था ब्लड, उस ब्लड में ऑक्सीजन वो एक्सट्रैक्ट करता था। अब उसके लंग्स खुलने चाहिए, लंग्स खुलने के बाद वहां से ऑक्सीजन जाएगी उसको ब्रेन को। अगर बच्चा लेट क्राई करे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या हो सकता है, ब्रेन को पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, 10-year-old child present with a hypertension in the upper extremities and weak pulse in the lower extremity, and echo confirms coarctation of aorta. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, विच इज कॉमन एसोसिएटेड कार्डिक एनोमली। कोआक्टेशन एओर्टा से क्या मुराद है कि आपकी जो एओर्टा है वो रास्ते में ऐसे एक उसमें अंदर डिम्पल आ गया है। जब डिम्पल आएगा तो क्या होगा, इस एरिया से ब्लड मुश्किल से गुजरेगा। ठीक है, तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में की ये पहचान है कि आपकी अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा की एसोसिएशन है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। A newborn infant presents with cyanosis, tachypnea, and systolic murmur. An echo revealed a displaced tricuspid valve with a large, localized right ventricle, which is finally the most likely diagnosis.
तो ये वाला सिनेरियो भी जो है ना आप लोग, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने एब्सटेन पढ़ा एनोमली। होगा उनके लिए आसान था। ये बेसिकली एब्सटीन एनोमली का क्वेश्चन है। तो इस सिनेरियो को भी आप जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको रूल आउट करके कर सकते हो। लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। एएसटी में भी स्पीडनेस सेकंड हार्ट साउंड होगी। हार्ट फेलियर के अंदर आपको भी वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पीलियडिमा, रेज जेवीपी, लंग्स में क्रैकल्स सुनाई देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा, अगर आपने देखा हुआ हो तो पढ़ा हुआ हो एब्सटीन एनोमली। एब्सटीन एनोमली जो है वो क्या चीज़ होती है कि आपका जो वेल्व होता है ट्राइकस्पिड वो नीचे की तरफ आया हुआ होता है। जब वेल्व नीचे की तरफ आएगा, ये देखें तो एट्रिया कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। ये वेल्व को यहाँ पे होना चाहिए था, और ये एट्रिया इतना बड़ा हो गया, ये वेल्व जो कि नीचे चला गया हुआ है, ये राइट एट्रियम बहुत बड़ा हो गया हुआ है, और राइट वेंट्रिकल छोटा सा रह गया हुआ है। इसमें कहते हैं एब्सटीन एनोमली। अच्छा जी। 70-year-old man present with angina, syncope, dyspnea on exertion and echo reveals severe aortic stenosis, which is finally the most likely physical finding। हाँ, ये मैं चाह रहा हूँ, ये चार हमने एमसीक्यूज बनाए थे आपको याद करवाने के लिए कि जो वेलुलर हार्ट डिजीज है उनकी प्रेजेंटेशन कैसे है मर्मर्स की, ठीक है। तो एएस के साथ कौन सा मर्मर होता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। अच्छा जी। इसमें ना इसका आंसर ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत बना हुआ है। इसमें होता है एओर्टिक सिस्टम में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, जो कि आपकी नेक को रेडिएट करता है, ठीक है। एओर्टिक सिस्टम के साथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ये पेन सिस्टोलिक मर्मर एट द एपिक्स, ये है किसका मर्मर? एमआर का। हाई पिच्ड क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर इज एमआर। लेफ्ट टर्नल बॉर्डर पे डायस्टोलिक मर्मर इज एमएस। ओपनिंग स्नैप एमएस का स्नैरियो है, ठीक है। तो एएस का इसके अंदर मर्मर ही नहीं दिया हुआ। सर ये पैन सिस्टोलिक ये का दोबारा। क्वेश्चन जी। पैन सिस्टोलिक इसका सर है। पेन सिस्टोलिक मर्मर है, पेन सिस्टोलिक के तीन डीटीज हैं, एमआर, टीआर एंड वीएसटी। एमआर, टीआर एंड वीएसटी, इन तीन के अंदर पेन सिस्टोलिक मर्मर होता है। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया था, क्रेसेंडो एरोटिक स्टेनोसिस के साथ नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, इसके अंदर ना इसका आंसर नहीं दिया हुआ, जिसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर रिलेटिंग टू नेक का ना था। अच्छा जी। 35 एक्सक्यूज मी वुमेन सर। विद, सर एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर नहीं होता, इसमें ऑप्शन लगा नहीं सकते? बी सर ऑप्शन। हमने ये एआर का मर्मर है, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर। ये डायस्टोलिक कह सकते हो, ये ऑप्शन ठीक है वैसे। एक ना चीज होती है इसको कहते हैं गलवर्डियंस फिनोमिना। गलवर्डियन फिनोमिना में क्या होता है कि आपका जो एएस का मर्मर आता है आपकी पूरी प्रिकार्डियम में सुनाई देता है, और मैक्सिमम आपकी ऊपर सुनाई देता है एओर्टिक एरिया में। हाँ ठीक है, इसकी ऑप्शन बी है, मेरे समझे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा हुआ है। अच्छा। 35-year-old woman with a history of rheumatic heart progressive dyspnea and echo shows MR, which is the the most likely physical finding। हाँ, एमआर का मर्मर तो डेफिनेटली पेंसिस्टोलिक मर्मर है, रेडिएंट टू एक्सिला, ठीक है। अच्छा। 50-year-old man with a history of hypertension present with progressive dyspnea, nephropathy and echo reveals severe AR। इसका तो एआर का मर्मर जो है वो डायस्टोलिक मर्मर होगा, वो यही है, सी है, ठीक है। अच्छा। 40-year-old woman with a history of rheumatic fever with progressive dyspnea on exertion and atrial fibrillation and echo reveals severe MS, which is finally the most likely physical finding। तो एमएस के मर्मर में पेशेंट को ओपनिंग स्नैप फॉलोड बाई
डायस्टोलिक लंबल आएगा। सर इसका सी नहीं होगा? इसके अंदर ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं उसको, इसके सिनेरियो में ना एक जो चीज़ है ना वो इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो ओपनिंग स्टेप नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अंदर सी ही बनती है। जी सर। और सर ये एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होगी सर? हाँ, पी वेव एब्सेंट होती है। और मिट्रल स्टेनोसिस होगा उसमें? माइटल स्टेनोसिस में पी वेव, माइटल स्टेनोसिस एक रिस्क फैक्टर है एट्रियल फिब्रिलेशन का। एट्रियल फिब्रिलेशन की जो काजेज है ना वो आनी चाहिए आप लोगों को, हाइपरटेंशन, हाइपरथायराइडिज्म, जी सर। माइटल स्टेनोसिस, ये उसकी काजेज होती है। सर ये 11 वाला काइंडली बस एक दफ़ा बता दें। ब्रॉड कंप्लेक्स tachycardia is equal to ventricular tachycardia। और सर नैरो में? एक सेकेंड।